Hello everyone, how are you? I wish you all are fine with your family and your study is going to well. I, Deepa Lakwani, heartily welcome to all of you in this wonderful session. And the topic today which I'm going to teach you is Companies Act 2013 of CA Foundation, paper number 2, Business Law. Let me share the screen. After completing this chapter, we will be able to know that what is company, what is corporate wealth theory, what is incorporation of company, what is share capital of company, MOA, AOA, and it can be said that the whole basic scenario of the companies you will be able to know after completing this chapter. एंड एक्चुअली दिस चैप्टर, ये आपको जो चैप्टर है पर्टिकुलर, यही चैप्टर पर आपको 470 सेक्शन होता है। मतलब जैसे कंपनीज एक्ट जो 2013 है उसमें 470 सेक्शन में वो डिवाइड है। ठीक है, आपको कुछ सेक्शन इस समय पर पढ़ना है, आई मीन टू से इन फाउंडेशन, उसके बाद कुछ सेक्शन इंटर में और कुछ सेक्शन आपको पढ़ने रहेंगे सीए फाइनल में। ठीक है, अभी जो आपको सेक्शन एप्लीकेबल है वो है सेक्शन 1 टू सेक्शन 75। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारे एक्ट का जो सेक्शन 1 होता है वो आपको बताता है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, कि जो पर्टिकुलर एक्ट है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। राइट, हर एक्ट का पहला सेक्शन आपको यही बताता है। हर एक्ट का दूसरा सेक्शन जो है वो आपको डेफिनेशंस बताता है, क्योंकि होता क्या है कि हर एक्ट के अकॉर्डिंग ही उस पर्टिकुलर टर्म का डेफिनेशन होता है। जैसे बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ उनका मीनिंग उस एक्ट के मुताबिक ही होता है, बाकी सब अगले एक्ट के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। जैसे मैं एक वर्ड ले लूं, सपोज कि माइनर, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि मैरिज एक्ट में अलग डिफाइन है, पार्टनरशिप एक्ट में अलग डिफाइन है। ठीक है, तो ऐसा मतलब क्या हो जाता है कि पर्टिकुलर उस एक्ट के लिए उस वर्ड का क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, वो आपको सेक्शन 2 ऑफ एवरी एक्ट बताता है। ठीक है, बट यहाँ पर ये जो आप चैप्टर पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है उसमें हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द कंपनी, की कंपनी की क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी होता है वो पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल के टाइप्स पढ़ेंगे, शेयर्स के टाइप पढ़ेंगे, एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, वन बाय वन करके हम आते हैं। आई होप आपने अपना स्टडी मटेरियल ओपन कर लिया होगा। इंट्रोडक्शन, ठीक है, सबसे पहले तो ये था कि जो कंपनीज एक्ट है 2013, उसके पहले जो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हुआ करता था वो था कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, उसी के सेक्शंस को मॉडिफाई करके रिनीव करके कंपनीज एक्ट 2013 में डाला गया। Due to changes in the national and international economical environment and facilitate expansion and growth of the economy, the central government decided to replace the Companies Act 1956 with the new legislation. The Companies Act 2013 contained 470 sections and 7 schedules. The entire act has been divided into 29 chapters. ठीक है, अगर देखो आपको पढ़ने का वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, हालांकि ऑन दी पेपर जैसे आपको सिलेबस वाइज में बात करूं तो इस चैप्टर में जितना है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, लेकिन होता है कुछ बच्चों में इतना इंटरेस्ट हो जाता है कि हमें तो पूरा एक्ट देखना है, तो उसके लिए आप एमसीए की वेबसाइट पे जा सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21, उसमें एक ई बुक होता है अवेलेबल जो कि कंपनीज एक्ट 2013 पूरा होता है। इसमें आपको पता है क्या है कि 29 चैप्टर्स में डिवाइड है, तो वो सारे चैप्टर्स आपको लाइन से मिलेंगे। हर एक चैप्टर में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, वो उसी के रिगार्डिंग होते हैं। जैसे डायरेक्टर नाम का अगर एक चैप्टर है तो उसमें डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से लेकर तो रेजिग्नेशन तक के सारे सेक्शन एक ही लॉट में डले हुए हैं। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपको इतना पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज सीए फाउंडेशन में आपको सेक्शन नंबर 1 टू 75 ही एप्लीकेबल है। ठीक, अब हम आ जाते हैं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। इसके जो प्रोविजंस हैं, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, जो भी कंपनीज इसमें इनकॉर्पोरेट हुई है उस पर तो एप्लीकेबल होता है, साथ ही प्रीवियस कंपनी लॉ में जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई हैं उस पर भी एप्लीकेबल होता है। जैसे कि 2013 के पहले क्या कंपनीज नहीं बनी, ऑफकोर्स बनी है, तो वो जो कंपनीज बनी 1956 के अकॉर्डिंग बनी। इवन उसके पहले भी कंपनीज एक्ट हुआ करता था, तो जो कंपनीज उसमें बनी उन सब पर भी यही कंपनीज एक्ट 2013 अब एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये न्यू एक एक्ट आ गया, लेकिन ये सुपरसीड कर गया पुराने सारे एक्ट्स पर। ठीक है,
इंश्योरेंस कंपनीज पर भी एप्लीकेबल है, लेकिन होता क्या है, देखो जैसे पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके लिए जो इंश्योरेंस एक्ट है, अगर उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि कंपनीज एक्ट्स को आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को टकरा रहे हैं, तो ऑफकोर्स जो उनका स्पेशल एक्ट है इंश्योरेंस एक्ट वो एप्लीकेबल होगा। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज पर भी होगा एप्लीकेबल कंपनीज एक्ट 2013, बट except the provisions where the SAT Act are inconsistent with the provision of Insurance Act 1932, सॉरी 1938, यानी कि इंश्योरेंस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसकी अवहेलना न करते हुए कंपनीज एक्ट उन पर एप्लीकेबल होगा। वैसे ही बैंकिंग कंपनीज पर भी जो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट लगता है 1949, वो तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल होगा। जहां पर दोनों कॉन्फ्लिक्ट करेंगे वहां पर आपका बैंकिंग एक्ट जो होगा वो आपको प्रिवेल करेगा, ठीक है। कंपनीज एंगेज इन जनरेशन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर कहने का मीनिंग ये है कि सारी कंपनीज पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा एक्ट है जो कि पर्टिकुलर उसी विशेष के लिए बनाया हुआ है, मतलब स्पेशल क्वालिटी अगर वो कंटेन करता है उसी कंपनीज को रन करने के लिए, तो ऑफकोर्स पहले प्रायोरिटी बेसिस पर उसके प्रोविजंस उसके रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे, उसके बाद बाकी का एक्ट, ये वाला कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, राइट। कंपनी क्या होता है, ठीक है। अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी सबसे पहले होता क्या है, इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब ही हो जाता है कि कंपनी को इन द आईज ऑफ लॉ बर्थ होना, ठीक है। जैसे हम कंपनी को एक नेचुरल पर्सन बोलते हैं, राइट, नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन, ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पास सारे वो राइट्स होते हैं जो ह्यूमंस के पास होते हैं। ये ह्यूमंस की तरह ही लोन ले सकती है, लोन को रिपे कर सकती है, कंपनी पर केस हो सकता है, कंपनी किसी पर केस कर सकती है, आपको बोरोविंग लेना है, लैंडिंग लेना है, सारी चीजें कंपनी कर सकती है जो एक ह्यूमन बीइंग बिजनेस में करता है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर ये हो जाती है कि भाई ये एकदम टिपिकल नेचर वाला जो ह्यूमन होता है वो नहीं है, तो इसको जो बर्थ मिलता है वो कहाँ से मिलता है, इन द आइज ऑफ लॉ एज आफ्टर प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएट किसके द्वारा होता है, बाय लॉ। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, कंपनी का जो एंटिटी है वो क्या है, एकदम सेपरेट है। सेपरेट एंटिटी बोले तो कि मेंबर्स आए मेंबर्स जाए कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कंपनी का जो नेम है वो उसका नेम उसके अस्तित्व के लिए ही काफी है, उसके लिए ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि उसमें मेंबर्स का वही मेंबर्स का रहना कंपलसरी है, वो मेंबर्स चाहे तो जा भी सकता है, दूसरे मेंबर्स चाहे तो आ भी सकता है। विद द परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन भी ऐसा ही कि भाई आपके मेंबर्स का अगर जैसे होता क्या है कि अपन बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल बिजनेस है, राइट, इंडिविजुअल बिजनेस में एक अकेला बंदा अगर बिजनेस कर रहा है, अगर उसका डेथ हो जाता है, वो पागल घोषित हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, या ऐसा कोई भी रीजन हो जाता है तो उसका बिजनेस बंद माना जाता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, सारे मेंबर्स भी अगर दिवालिया घोषित हो गए तो भी कंपनी अपने नाम से चलती है, ठीक है। तो कंपनी का ये हम बोल सकते हैं कि परपेचुअल सक्सेशन होता है। एंड अ कॉमन सील, ये सारी क्वालिटीज तो हैं ही, साथ ही साथ कॉमन सील है। देखो ये वाली डेफिनेशन आपकी बुक में कॉमा कॉमा करके लिखी हुई थी, मैंने इसको पॉइंट वाइज सेपरेट किया है क्योंकि इसी से आपका यहाँ पर क्वालिटी ऑफ कंपनी भी जो क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी, वो भी रेडी हो जाता है। पहला नंबर क्या हो गया, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद द परपेचुअल सक्सेशन एंड, अब यहाँ पर एंड वर्ड आ गया, इट मीन्स ये सारी कंडीशन तो फॉलो होंगी ही होंगी, साथ ही साथ अगर यहाँ पर और वर्ड होता तो हम बोल सकते थे कि या तो ये या तो वो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एंड वर्ड दिया है, यानी कि ये सारी क्वालिटीज जो ऊपर हैं वो सारी तो इसमें फॉलो होंगी ही होंगी, साथ ही साथ अ कॉमन सील, दिस डेफिनेशन सम ऑफ द मीनिंग एज वेल एज द फीचर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। यही कंपनी का डेफिनेशन होता है, कंपनी का अपना एक कॉमन सील होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी एज ए ह्यूमन बीइंग सारे ट्रांजैक्शन कर सकती है, लेकिन इसका एक और ड्रॉबैक ये है कि कंपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास हाथ थोड़ी है, ठीक है। तो कंपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती बट कंपनी अपनी सील लगा सकती है, ठीक है, उसी को बोला जाता है कंपनी, कंपनी का कॉमन सील, ठीक है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ कंपनी। पहला जैसे बताया कि लीगली सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, कंपनी क्या है यहाँ पर, देखो एक्चुअली ये आप ही के नोट्स हैं, मतलब जो आपके स्टडी मैट है, बट उसमें मैंने वो वाले पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, इसको पहले तो मतलब वर्ड फाइल में मैंने जनरेट किया है। इफ यू वुड लाइक टू हैव नोट्स मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ये सारे नोट्स शेयर कर डालूंगी। इसमें जो येलो पोर्शन है वो एग्जाम में आपको कतई नहीं छोड़ना है, कतई नहीं छोड़ना इन द सेंस कि आपको हो सकता है कि एग्जाम में इतना बड़ा चैप्टर नहीं पढ़ पाए एट द टाइम ऑफ रिविजन, ठीक है। तो आपको ये वाली चीजें जो हाईलाइटेड है वो आपको उसी पर फोकस करना है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या होता है, इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर एज ए ह्यूमन बीइंग, इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है। इसका जो अस्तित्व है मेंबर से अलग होता है। कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी
हैव बैंक अकाउंट, रेज लोन, इनकर लायबिलिटी एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। इवन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एंटर कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, कैसे होता है, कौन एंटर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि आपका इसी सब्जेक्ट का एक यूनिट है। इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाने के बाद ऑलमोस्ट हम वो वाले चैप्टर को करेंगे, ठीक है। कंपनी इज कैपेबल ऑफ ओइंग, इंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी ये सारी चीजें अपने नाम से खुद कर सकती है, उसको मेंबर का जरूरत नहीं पड़ता इन सब चीजों के लिए। Although the capital and the assets are contributed by the shareholder, the company becomes the owner of its capital and asset. The shareholder are not the private and joint owner of the company's property। ठीक है, जो शेयर होल्डर है वो कंपनीज के ओनर तो माने जाता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी पर हम नहीं बोल सकते कि इनका ही हक है। ठीक है, कंपनी के जो प्रॉफिट होता है उसके जो प्रॉफिट का जो हम बाइफरकेट करेंगे, जो बांटेंगे, तो उस पर उनका राइट होता है, लेकिन कंपनी के असेट्स पर शेयर होल्डर का राइट नहीं होता। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन। अब मैंने जो अच्छा ये येलो मार्क तो वो हो गया जो कि एग्जाम में आपको छोड़ना नहीं है, ये जो ग्रीन मार्क्स है वो हिंट है कि अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूरे पैराग्राफ में एग्जाम में एट द टाइम एंड ऑफ द टाइम कि क्या लिखना है। क्योंकि पहला वाला जो हमारा रीडिंग होता है वो तो हम थ्रू आउट कर लेते हैं, सेकंड वाले रीड में हम सिर्फ वो पॉइंट पढ़ते हैं जिससे हमको ये क्लिक हो जाए कि पूरे पैराग्राफ में क्या कहना चाहता है। तो ग्रीन वाले वो वाले पॉइंट्स हैं। परपेचुअल सक्सेशन बोले तो आओ जाओ हमें कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंबर्स कितने भी आए, मेंबर्स कितने भी जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो वैसे ही रहेगा। लिमिटेड लायबिलिटी, मैंने आपको पार्टनरशिप में बताया था कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स का जो लायबिलिटी है दैट इज अनलिमिटेड। अगर पार्टनरशिप पूरी की पूरी इंसॉल्वेंट होती है या ऐसा कुछ होता है कि हमें लायबिलिटी पे ऑफ करना है, तो वहां पर मेंबर्स को अपने घर से भी चीजें लानी पड़ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, मतलब कि जब तक क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं होता है तब तक वो लायबल रहेंगे कि उनको पे ऑफ करना है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी। बट कंपनी में जो ये क्वालिटी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी है कि यहाँ पर मेंबर्स का जो लायबिलिटी रहता है वो है लिमिटेड। ठीक है, अच्छा अब लिमिटेड लायबिलिटी कैसा, ये भी टू टाइप्स का होता है कि लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, ये आगे कंपनी के टाइप्स में मैं टॉपिक इसको इलॉबरेट करने वाली हूँ। ठीक, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। पर्सन ये है क्योंकि पर्सन्स की तरह बिहेव करती है, ये लोन ले सकती है, लोन को पे कर सकती है, कंपनी परस्यू होता है, कंपनी किसी परस्यू कर सकती है, बहुत सारी चीजें जो नॉर्मल पर्सन करता है वो। ठीक है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। लीगल पर्सन इसीलिए क्योंकि इसका जो अस्तित्व है वो कानून की नजरों में है। कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट है, कंपनी अस्तित्व में है, तो माना जाएगा कि आरओसी के पास वो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अगर कंपनी वहीं से स्ट्राइक ऑफ होती है, मतलब कंपनी का बर्थ और डेथ वहीं से डिसाइड होता है। ठीक है, और आर्टिफिशियल क्योंकि ये नेचुरल पर्सन नहीं है, पर्सन है बट ये कौन सा है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, common seal. A company being an artificial person is not best known with the body of natural being, therefore it works through the agency of a human being. Common seal is an official signature of a company. कॉमन सील होता क्या है, एक ऑफिशियल सिग्नेचर है जो कि कंपनी के नेम का ही होता है। ठीक है, अपन एक बोल सकते हैं कि ऐसा ये एक प्रकार का ठप्पा आता है जो कि जैसे बाकी के सील्स रहते हैं जो ब्लू कलर में दिखते हैं, बाकायदा इंक वाले दिखते हैं, ये वैसा नहीं रहता। ये ऐसा होता है कि पेपर को ऐसा पंच करना पड़ता है, एक उभरा हुआ रहता है, मतलब ये एक प्रकार का कोई इंक नहीं है, ये एक ऐसा सील है जो पेपर डायरेक्टली उभर कर दिखता है। ठीक है, तो ये कॉमन सील है जो कि कंपनी अपने एजेंट्स के थ्रू, इट मींस डायरेक्टर्स के थ्रू क्या करती है, फिक्स करती है, डायरेक्टर्स या फिर कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू। ठीक है, और ये कंपनी का क्या हो जाता है, हम बोल सकते हैं कि ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी अफिक्स्ड बाय ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑन इट्स एवरी डॉक्यूमेंट। द कॉमन सील इज अ सील यूज्ड बाय कॉर्पोरेशन एज ए सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। माना जाता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है क्योंकि तभी तो उसका कॉमन सील है, विदाउट इनकॉर्पोरेशन कंपनी को कॉमन सील नहीं मिलता। अब जो कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी है ये अपने आप में 1.5 आवर का लेक्चर कंटेन करता है, इसीलिए यहाँ पर मैं स्किप करते हुए इस चैप्टर के जो कंटिन्यू पॉइंट्स हैं वो वाले कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप ऑफ कंपनीज, क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट। ठीक है, क्लासेस ऑफ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट के मुताबिक कंपनी के क्या क्या क्लासेस होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज इनकॉर्पोरेट कंपनी, ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है इन द आइज ऑफ लॉ, जिनका बर्थ हो चुका है। और दूसरा अनइनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, तो अनइनकॉर्पोरेटेड एक्चुअली हम कंपनी नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट आया ही नहीं, राइट, लेकिन इन द प्रोसीजरल होते हैं। जैसे अपन को कंपनी का जब भी इनकॉर्पोरेशन करना पड़ता है तो ऐसे नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया आरओसी
इतना फ्री बैठा है आपका, जस्ट एप्लीकेशन, वहां से कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाना, बिल्कुल नहीं। इस प्रोसीजर में लग जाता है 7 से 8 दिन भी लग जाता है, या फिर रीसबमिशन के केस में, जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि भाई आपने ये प्रॉपर फॉर्म नहीं दिया है, डायरेक्टर्स यहाँ पर मैच नहीं हो रहे हैं, या सो एंड सो, बहुत सारे रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपको आपका जो फॉर्म रहता है जिसमें आप कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करते हो, जो कि आज की तारीख में स्पाइस फॉर्म है, ठीक है, तो वो वाला जो फॉर्म है वहां पर अपन को रीसबमिशन है इन सब के लिए जब क्वेरी आ जाता है, तो जो इन द प्रोसेस अपन बोल सकते हैं उसको बोल सकते हैं कि अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन में भी क्या हो जाता है कि रजिस्टर्ड कंपनी, पहला रजिस्टर्ड कंपनी यानी वो कंपनी जो कि आरओसी के पास रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, यानी जिनका अपन को बर्थ सर्टिफिकेट बोले तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। मैं बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको क्लिक हो जाए कि इनकॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट है इसका मतलब ये होता है कि कंपनी इज इन द आईज ऑफ लॉ बन चुकी है, ठीक है। आपको बर्थ सर्टिफिकेट नाम नहीं देना है, क्योंकि हमने इसकी कंपेयर एक नेचुरल पर्सन से की थी, तो इसीलिए मैंने आपको बर्थ सर्टिफिकेट का नाम यहाँ पर जस्ट बताया, ठीक है। रजिस्टर्ड कंपनी में भी एक टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ठीक है, कि कंपनी के दायित्व के मुताबिक कंपनी कितने प्रकार की होती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, लायबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, ठीक। लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। अब लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब कि देखो क्या हो जाता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, लिमिटेड बाय शेयर में भी ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल, ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल होता है विथ शेयर कैपिटल, सारी कंपनीज को वो दो पार्ट में अल्टीमेटली डिवाइड करेगा ही सही, कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, जो भी कंपनीज है, चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो, या फिर अनलिमिटेड कंपनी हो, विदाउट शेयर कैपिटल हो, विद दी शेयर कैपिटल हो, सभी कंपनी, एक कंपनी होती है पब्लिक, दूसरी कंपनी हो जाती है प्राइवेट, तो यानी सारी कंपनीज इन दो कंपनी में से एक कंपनी तो होगी ही, ठीक है। अब जैसे हम आ जाते हैं इस पर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, वो कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है, मींस व्हाट, ऐसी कंपनी जिसमें सबसे पहले तो लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब ये कंपनी वो है जहां पर कि मेंबर्स का जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, लिमिटेड तो है। अब लिमिटेड दो तरीके से हो सकता है, कैसा, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर इन द सेंस कि आपका शेयर का फेस वैल्यू सपोज 10 रुपीज है। देखो मैं इतना प्री अजम्पशन कर रही हूँ कि आपको फेस वैल्यू, शेयर, ये सारे टर्म्स पता है, ठीक है, क्योंकि यू आर एन सीए फाउंडेशन और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप कंप्लीटली कॉमर्स बैकग्राउंड के ही हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मैथ साइंस या फिर अदर सब्जेक्ट लेने के बाद यहाँ पर मैथ साइंस लेने के बाद यहाँ पर एंटर करते हैं सीए फाउंडेशन में, तो उनको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता है, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली उनको इलॉबरेट नहीं कर रही हूँ। बट स्टिल आपको अगर शेयर्स का मीनिंग नहीं पता या जो मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूँ उसका भी मीनिंग नहीं पता, तो आप मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, दीपा लाखवानी द मैम करके मेरा चैनल है, जहां पर मैंने इन सब टर्म्स को इलॉबरेट किया है एज ए 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, सीए फाउंडेशन के अकॉर्डिंग नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बोले तो आपका शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है, हमने कॉल्स करके शेयर पे पैसे मंगवा लिया, यही कहानी मैंने आपको पार्टनरशिप में भी बताई थी। कॉल्स करके आपने मंगवा लिया इन द सेंस कि आपने पहले तो सबसे पहले 2 रुपीज मंगवा लिया, फिर उसके बाद 3 रुपीज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मंगवा लिया, एप्लीकेशन मनी आपका 2 रुपीज, 3 रुपीज आपका अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल आपका अगेन 3 रुपीज हो गया। अब जो आपका लास्टली बचता है ये हो गया अपना 6 रुपए 8 रुपए, अब लास्टली जो 2 रुपीज बचता है वो हम सेकंड और फाइनल कॉल में मंगवाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मान के चलो कि अब कंपनी वाइंड अप हो रही है, हमने वो 2 रुपए अभी तक मंगवाए नहीं है, हो सकता है ना कंपनी बीच में वाइंडिंग अप हो जाए, यानी कि ऐसा कुछ सिचुएशन कि कंपनी की नौबत आ गई है कि अब हमको पे ऑफ करना है, तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर का लाइबिलिटी रहेगा वो सिर्फ वो 2 रुपए रहेगा जो 2 रुपए उन्होंने अभी तक नहीं दिए, ठीक है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब कि वो अमाउंट जो कि अभी तक उन्होंने नहीं पे की है वो सिर्फ उतनी अमाउंट के लिए लाइबल रहेंगे, मतलब शेयर होल्डर 2 रुपीज के लिए लाइबल है, अगर उसने 200 शेयर्स लिए हुए हैं तो वो 400 रुपीज अमाउंट देने के लिए लाइबल है, ठीक है। अल्टीमेटली इट कैन बी से दैट अनपेड अमाउंट जितना उतना आपका लाइबिलिटी है ना। और ये जो ग्रीन लाइन है ये भी आपको अगर एग्जाम में सिर्फ याद आ गई तो इस पर आप पूरा पैराग्राफ राइट कर सकते हो। ये हो गया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब क्या हो जाता है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तभी मेंबर्स ने बता दिया कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप हमारा ये वाला गारंटी का हिस्सा है कि हम वाइंडिंग अप के समय हम इतना पोर्शन देने वाले हैं, ठीक। तो उस समय पर जो आपने गारंटी दी है, जितनी अमाउंट की गारंटी दी है एट द टाइमिंग ऑफ वाइंडिंग अप आप उतना दोगे, तो वो हो जाएगा लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक। इन दोनों में जो छोटा सा डिफरेंस है वो ये है यहाँ पर,
बोथ ऑफ देम हैव टू स्टेट देयर मेमोरेंडम दैट द मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड। दोनों में तो ये सिमिलरिटी है कि दोनों का लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड ही है, ठीक है। However, the point distinctions between these two type of the company is that the former case, यानी कि गारंटी वाला जो केस है ना, मेंबर्स में कॉल्ड अप द डिस्चार्ज देयर लायबिलिटी ओनली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप एंड ओनली सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। देखो गारंटी वाली जो कंपनी है ना, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उसमें और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि लिमिटेड बाय जो गारंटी है उसमें जो अमाउंट है, गारंटी का अमाउंट जो कि शेयर होल्डर ने एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही बता दिया था, वो अमाउंट आप लास्टली लेते हो, ठीक है। लास्टली मतलब जब कंपनी वाइंड अप होगी तब। लेकिन जो लिमिटेड बाय शेयर्स थी उसमें जो 2 रुपए हमारा बाकी था ना, हमने बाकी सारे कॉल्स पे मंगवा लिया था, 2 रुपए पे नहीं मंगवाया था, तो वो 2 रुपए जरूरी नहीं कि आप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही मंगवाओ, वो 2 रुपए आप पहले भी मंगवा सकते हो। फाइन, सिर्फ यही बेसिक डिफरेंस है दोनों। अनलिमिटेड कंपनी नाम से पता चल रहा है कि इसमें शेयर्स का जो शेयर होल्डर का जो लायबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड। हालांकि इस तरीके की कंपनी आजकल कोई बनाता है नहीं, बट एक टाइप है जो कि आपके सिलेबस में है, सो यू हैव टू रीड इट। अब अनलिमिटेड कंपनी में 2 तरह की हो गई, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक है। आई होप कि आप प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है। बट फिर भी इसमें जो जो आते जाएगा मैं आपको सारी चीजें बताती जाऊंगी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, अच्छा मेंबर्स के हिसाब से अगर अपन कंपनी को अब टाइप अगर बताएं तो क्या होता है। पहला वन पर्सन कंपनी नाम से पता चल रहा है, जिसको अपन ओपीसी बोलते हैं। ये एक रीसेंट ही कॉन्सेप्ट है, रीसेंट मतलब इतना रीसेंट नहीं, बट ये था कि पहले पब्लिक प्राइवेट सब्सिडी होल्डिंग ये सारी कंपनीज हुआ करती थी, अब वन पर्सन कंपनी आ गया। वन पर्सन कंपनी में यहाँ पर एक ही मेंबर होगा कंपनी का, ठीक है, वो एक ही डायरेक्टर होगा कंपनी का, राइट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 of Companies Act 2013 define one person company as a company which has only one person as a member, जहां पर member कितना होता है, one person। One person company has introduced to encourage entrepreneurship and corporatization of the business। होता क्या था, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अलोनली मतलब सोलोली अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेते हैं, तो उनके मन में ये आता था कि हम क्यों किसी दूसरे को एज अ कंपनी मेंबर बनाएं, ठीक है। मतलब जैसे कि प्राइवेट कंपनी में होता है ना, कम से कम 2 मेंबर्स तो होने चाहिए। तो अब किसी को नहीं बांटने अपने राइट्स, नहीं बांटने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या कोई एक पर्सन एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता? ऑफकोर्स बन सकता है। इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए ओपीसी का कंसेप्ट आया, वन पर्सन कंपनी का। OPC different from the sole proprietorship concern is an aspect that the OPC separate legal entity with a limited liability of a member। देखो आपका OPC अगर हो गया तो आपका कहने का मीनिंग होगा मैम फिर वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो गया, जो कि पहले इंडिविजुअल पर्संस किया करते थे, लेकिन वो अपने आप को एज अ कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड नहीं करते हैं। एज अ कंपनीज एक्ट 1956 में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया था, वहां पर उनका लायबिलिटी लिमिटेड नहीं था, अनलिमिटेड था। बिजनेस में जो भी हुआ दे आर सोलोली रिस्पॉन्सिबल। बर्बादी हुई तो घर से भी लेकर आओ, सबको पे ऑफ करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओपीसी में जैसा कंपनी में ट्रीटमेंट होता है कि कंपनी के मेंबर्स का जो लायबिलिटी रहता है वो कैसा रहता है, लिमिटेड रहता है। मतलब कि यहाँ पर ओपीसी वाला जो पर्सन है ना, एक पर्सन है, बट फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा एट द टाइमिंग ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। मतलब उसका लायबिलिटी लिमिटेड रहता है of a member, whereas in case of the sole proprietorship, the liability of the owner is restricted and extend to the owner's entire asset constituting of official and personal, ठीक है। ओपीसी के बारे में बताया। ओपीसी की कुछ क्वालिटीज हैं, जैसे जैसे मैंने जो जो येलो मार्क किया है एग्जाम में, अगर आपने सिर्फ उतना भी पढ़ा तो आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि हम इतना तो वैसे भी नहीं पढ़ सकता। ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहो उतना मिनिमम रख सकते हो। मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन, ठीक है। एक सेकंड, मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन हु शैल इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर दैट ऑन द इनकैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। हाँ, इसमें एक ये वाला है कि आपको मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी जो होता है आपका, मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें आपको एक पर्सन का ऐसा नाम देना पड़ता है कि भाई आप अगर टपक जाओगे, ठीक है, जिसने भी ये कंपनी बनाई, अगर वो पर्सन का डेथ हो जाता है या कोई इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। देखो इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो सारा मैं आपको डीपली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताऊंगी, बट एक समरी में सुन लो कि मतलब जहां पर 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स कनेक्ट होते हैं किसी चीज के लिए, कि हाँ कुछ एक्सेप्टेंस होती है, कुछ प्रपोजल्स होता है, कुछ एक्सेप्टेंस होती है कि हम ये वाली चीज के लिए आपको प्रपोज कर रहे हैं कि हम एक्सेप्ट दे रहे हो, एक्सेप्ट देंगे तो कोई ना कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन, और ये सारी चीजें मतलब एक प्रकार का अनुबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट, जिससे आप कोई भी बिजनेस करो, ट्रेड करो, कॉमर्स करो, कुछ भी करो, उसके लिए जो भी आपने लिखा पढ़ी की है, लिखत में होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि अगर वो पर्सन इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, जिसने ओपीसी फॉर्म्ड की है, ठीक है, अगर वो पर्सन ऐसा हो गया कि पागल हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, मृत्यु हो गया उसका, तो उसके बाद इस कंपनी को कौन चलाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बच ही नहीं रहा है ना, ठीक है। कंपनी का नेम एग्जिस्टेंस में रहेगा, नो डाउट इन दैट, लेकिन उसको कौन चलाएगा ये आपको एमओयू में देना पड़ेगा।
सच अदर पर्सन मे बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। उसके बाद जो अदर पर्सन है सॉरी, जो अदर पर्सन है उसके पास पूरा राइट रहेगा कि वो इस कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। मतलब उसने जो कंसेंट दी कि हाँ मैं इसका मेंबर बन सकता हूँ, वो एनी टाइम इस कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है कि अब मैं इसका सक्सेसिव मेंबर नहीं बनूंगा, यानी कि सामने वाले की डेथ वगैरह पर मैं नहीं बनना चाहता। ठीक है, द मेंबर ऑफ ओबीसी may at any time change the name of such other person। और ओबीसी का जो मेंबर है वो भी चाहे तो अपनी तरफ से भी चेंज कर सकता है, या जो बना है इस पर्सन पर सक्सेसिव पर्सन वो भी चेंज कर सकता है। As such change in the name of the person shall not be deemed to be alteration of memorandum। अच्छा, और उसके बाद अगर अपन ने ऐसा कुछ भी चेंजेस किया, अब ये नाम लिखा हुआ था मेमोरेंडम में, तो इसको अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं बोलेंगे। अब आपको दिमाग में आएगा, बत्ती जलेगी कि मैम अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम क्या होता है। सुन लो, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम मतलब क्या हो जाता है कि आपके एमओए में ऑलरेडी जो 6 क्लॉज रहते हैं, जैसे नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, सब्सक्राइबर क्लॉज, ठीक है, ये सारे क्लॉज जो आपको अवेलेबल रहते हैं, अगर आपको उसमें से किसी भी क्लॉज में अदला बदली करनी है, जैसे कैपिटल क्लॉज है, ठीक है, कैपिटल क्लॉज है, मेरी इशू शेयर कैपिटल सपोज पहले 1 लाख रुपीज थी, अब मुझे और शेयर्स इशू करना है, तो मैं और शेयर्स इशू करूंगी, तो उसके बाद शेयर्स इशू करने के बाद मेरे एमओए में चेंज आएगा ना, तो उसको अपन बोलते हैं कि अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम क्लॉज, जो कि आपको आरओसी को वाया फॉर्म्स, वाया स्पेशल रिजोल्यूशन, बहुत सारी फॉर्मल प्रोसीजर है कि हम उसको कैसे अप्लाई करें कि भाई हमने हमारा एमओए अल्टर किया है। तो इन इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, अगर आप उस पर्सन का नाम बदलते हो, कौन सा पर्सन, जिसको आपने सक्सेसिव पर्सन डाला है, कि इन द इन कैपेसिटी ऑफ ओरिजिनल पर्सन, या फिर डेथ ऑफ द ओरिजिनल पर्सन, जो उसका फर्स्ट सब्सक्राइबर है, जो सेकंड सब्सक्राइबर आने वाला है, उसके अगर नाम में कोई भी चेंज किया, या उसने अपनी सहमति हटा दी, विड्रॉल दे दी, तो इन सब सिचुएशन में, क्योंकि ये क्लॉज डला हुआ है एमओए में, तो भी ये अगर सिचुएशन होता भी है तो अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा, ये एक जेन्युइन कॉज माना जाएगा। ठीक है, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुनो, एक नेचुरल पर्सन ही, और वो क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, और इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन तो होना चाहिए, वो इंडिया में रेसिडेंट भी होना चाहिए। रेसिडेंट होना चाहिए बोले तो पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 दिन, यानी कि 182 दिन से कम नहीं रहा हुआ चाहिए, उतने दिन तो उसने इंडिया में रहा हुआ होना चाहिए। शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, इसी पर्सन को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो ओबीसी बना सकता है। शैल बी ए नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ ओबीसी, जो कि ओबीसी के लिए नॉमिनी भी बन सकता है, यही पर्सन जो कि इंडिया का रेसिडेंट है और इंडिया का ही सिटीजन है। ठीक है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम अ नॉमिनी इन मोर देन वन सच अ कंपनी। ठीक है, अब देखो वन पर्सन कंपनी में क्या हो जाता है, जो ये मेंबर है ना, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी। आप एक ओपीसी से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकते हो, मतलब एक वन पर्सन कंपनी, यानी वन पर्सन कंपनी एंड कंपनी इज ओनली वन, पर्सन इज ओनली वन, ना तो आप दूसरी कंपनीज में नॉमिनी बन सकते हो, इन ये वन पर्सन कंपनीज में नॉमिनी बन सकते हो, ना ही आप दूसरी वन पर्सन कंपनी बना सकते हो। ठीक है, नो माइनर शैल बिकम मेंबर ऑफ अ नॉमिनी ऑफ ओपीसी कैन होल्ड शेयर विद द बेनिफिशियरी इंटरेस्ट। ठीक है, जो माइनर है वो क्या नहीं बन सकता, यहाँ पर नॉमिनी नहीं बन सकता, जो नॉमिनी मैंने ऊपर बात करी वो। ठीक है, एंड कैन होल्ड शेयर विद द बेनिफिशियल इंटरेस्ट, बट हाँ ये वाली कंपनी के वो शेयर होल्ड कर सकता है एज ए बेनिफिट इंटरेस्ट, क्योंकि वैसे भी अपन माइनर को पार्टनरशिप एक्ट में आपने पढ़ा होगा या मैंने बताया होगा कि माइनर को क्या किया जाता है, अपन उनकी लाइबिलिटी के लिए क्लेम नहीं कर सकते, बट उसको बेनिफिशियरी इंटरेस्ट के तौर पर हम उसे एक्सेप्टेंस एज अ पार्टनर भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर भी वैसा ही है। Such a company cannot be incorporated or converted into a company under section 8 of the act। ठीक है, अब 8 ऑफ द एक्ट क्या बोलता है, चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई गई कंपनी में जो कंपनीज बनती है वो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो ये वाली जो वन पर्सन कंपनी है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बन सकती, क्योंकि उसका पर्पस ही इतना वास्ट है कि उसमें एक पर्सन अकेला इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होल्ड कर सकता है। ठीक है, दो इट में बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी इन सर्टेन केसेस। आपने ये कंपनी बना ली, आपका मूड हो हम इसको प्राइवेट करें कर सकते हो, पब्लिक करें कर सकते हो, बट इसको सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सच अ कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ठीक है, एनबीएफसी टाइप की कंपनीज होती हैं। ठीक है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो कि बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसा ही काम करती हैं। ठीक है, तो वो वाली भी जो कंपनी है सच ओपीसी में नहीं फॉर्म हो सकती है, क्योंकि उनका भी ऑब्जेक्ट एक प्रकार से वास्ट ही होता है। अब इतने वास्ट ऑब्जेक्ट को लेकर आप बोलोगे कि हम बैंक की तरह ही काम कर रहे हैं बट हम ओपीसी में करना चाहते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, ओपीसी की कुछ यहाँ पर बताया, हेयर द मेंबर कैन बी सोल मेंबर ऑफ द डायरेक्टर ओपीसी, वन वन मेंबर कंपनी, प्राइवेट कंपनी इन नेचर। हाँ, ये वाली कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी ही बोलेंगे। ठीक है, एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द बिजनेस, ये किस लिए बनाया गया, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले, अगर लोग अकेले भी हैं तो बिजनेस करने से डरे ना, इस पर्पज से ही हमने ओपीसी का कंसेप्ट लाया।
परपेचुअल रिक्वायरमेंट एंड सिंप्लीफाइड थ्रू एग्जाम्पशंस, कुछ इसके एग्जाम्पशंस अपने आप में होता है, इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, इसका अपना अलग एक लिमिटेड लायबिलिटी होता है, ठीक है। अब वन आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, प्राइवेट कंपनी मीन्स द कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच में इट्स आर्टिकल, ठीक है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसको कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उसके जो प्रिस्क्राइब होगी मिनिमम शेयर पेड अप कैपिटल उतना आपको रखना पड़ेगा, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल, उसको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये वाली चीजें मेंशन करनी होंगी। क्या? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं है, पब्लिकली ट्रांसफरेबल नहीं है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ वन पर्सन कंपनी, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स 200, ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा कि वन पर्सन कंपनी को छोड़कर बाकी सारी प्राइवेट कंपनी में जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो 200 हो सकता है। वन पर्सन कंपनी को क्यों छोड़कर? क्योंकि ऊपर ही अपन ने पढ़ा कि वन पर्सन मेंबर कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है। अब ये प्राइवेट जो कंपनी है तो ये एकमात्र ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसमें एक ही मेंबर होता है, बाकी जो प्राइवेट कंपनी के दूसरे टाइप्स हैं उसमें मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकता है। Provided that a persons who are in employment of the company, अच्छा हाँ देखो, provided that were two persons hold one or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member। एक जैसे हमने बोला कि मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं इन प्राइवेट कंपनी, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, उन 200 मेंबर्स में इनको काउंट नहीं किया जाता। सपोज जॉइंटली शेयर्स लिए हुए हैं, जैसे राम श्याम मोहन तीनों ने मिलकर कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों को 3 मेंबर न मानकर हम एक ही मेंबर मानेंगे, ठीक है, 3 नहीं काउंट करना है आपको। पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, अगर जो पर्सन एम्प्लॉयमेंट में है, कंपनी का ऑलरेडी एम्प्लॉय है, उसने कंपनी के शेयर्स लिए हैं, तो उसको भी उस 200 की गिनती में आप काउंट नहीं करोगे। एंड यानी कि वो वाला भी एंड, पर्सन हु having been formally in the employment of the company were members of the company while in that employment and have continued to be member after the employment ceased। जब उस पर्सन ने कंपनी के शेयर लिए तब तो वो एम्प्लॉयमेंट में था, ठीक है, अब वो वहां से एम्प्लॉय नहीं है तो भी उसको हम उस 200 की गिनती में काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज जब उसने शेयर्स होल्ड किए दैट टाइम ही वाज इन अ कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जब उसने शेयर्स होल्ड किए तब तो वो एम्प्लॉय था ना, ठीक है। shall not be included in the number of members and prohibit any invitation to the public to subscribe for any securities of the company। उसके आर्टिकल में ये भी लिखा होना चाहिए कि पब्लिक से किसी प्रकार का कोई भी डिपॉजिट नहीं लिया जाएगा, इन्विटेशन नहीं दिया जाएगा कि शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि वो तो पब्लिक कंपनी करती है तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी, ठीक है। ये वाला भी थोड़ा मैंने टॉपिक इट कैन बी से दैट कि थॉरली लिया इस एक रिवीजन लेक्चर मानकर, अगर आपको डीपली पढ़ना है तो इसका भी मैं एलॉबरेटिव मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पे दे दूंगी कि जिसको प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की पूरी हिस्ट्री जाननी है, जैसे कुछ बच्चों को नहीं पता, उन्होंने 11th 12th में डीपली नहीं पढ़ा, तो इट्स ओके। यहाँ पर आपको जितना मतलब रिवीजन के हिसाब से मैंने दिया, क्योंकि इसमें उन बच्चों का लॉस हो जाएगा जो इस लेक्चर को एज ए रिवीजन देख रहे हैं कि मैम क्विकली खत्म हो जाएगा, ठीक। अब बनाते हैं पब्लिक कंपनी सेक्शन 271, पब्लिक कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो आपका कहना चाहिए था कि मैम फिर प्राइवेट कंपनी में ऐसा लिख देते हैं कि प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा, दोनों में से किसी एक को तो डिफाइन करना ही पड़ेगा। जैसा सेक्शन में डेफिनेशन है आपको एग्जाम में कट टू कट वैसा ही लिखना है, आप डेफिनेशंस में कुछ चेंज नहीं कर सकते। देखो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक इन सब में चेंजेस पॉसिबल है, लेकिन डेफिनेशन जो उन्होंने प्रोवाइड की है यू हैव टू राइट एज इट इज। If you know the sections you have to write, if you don't know sections no need to write another sections, ठीक है, यहाँ पर तुक्का नहीं चलेगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, एंड उसके अलावा क्या हैज ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब, उसका पेड अप शेयर कैपिटल उतना जितना कि प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ है। Provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company, ठीक है, देखो एक लाइन और इसमें ट्रिटी लाइन लिखा हुआ है, a company which is a subsidiary of a company not being a private company, एक ऐसी सब्सिडरी कंपनी जो कि किसी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, मतलब वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी पब्लिक कंपनी होगी, इट इज अज्यूम, ठीक है, ये अज्यूम किया जाता है एज पर दिस सेक्शन, ठीक है, इस लाइन को ऐसा ही लिखना है। Shall be deemed to a public company for the purpose of this act even where such a subsidiary company continue to be a private company under this article, ठीक है। जो सब्सिडरी कंपनी है
इसकी होल्डिंग कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। अब ये होल्डिंग कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी है, तो माना जाएगा जो सब्सिडरी कंपनी है वो भी पब्लिक कंपनी है, भले से उसने अपने आर्टिकल में ये क्यों ना लिखा हो कि मैं एक प्राइवेट कंपनी हूँ, ठीक है। वो अपने बिजनेस को एज ए प्राइवेट कंपनी रन करेगी, इट्स ओके, लेकिन वो माना ये जाएगा कि पब्लिक कंपनी है, क्योंकि उसका जो होल्डिंग कंपनी है वो भी कौन है, पब्लिक कंपनी, ठीक। इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल, यहाँ के जो शेयर्स होते हैं वो क्या हो जाता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल, पब्लिक में कहीं से भी आप कैसे भी ट्रेड करो। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है, मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कम से कम इसमें 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, जैसे प्राइवेट में 200 था, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं। सब्सिडी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी मानी जाएगी इसकी पब्लिक कंपनी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। अब ये सारा जो अपन ने पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं इसके किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस पर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज आर रिलेटिव टर्म्स, दोनों रिलेटिव टर्म्स है। देखो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपको होल्डिंग और सब्सिडी का, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोविजनली तो आप पढ़ सकते हो। होल्डिंग कंपनी, नाम से ही पता चल रहा है जिसने कुछ होल्ड किया है। क्या होल्ड किया है, एक कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर, ठीक है, हाफ ऑफ दी परसेंट से ज्यादा शेयर जिसने होल्ड किया है वो कहलाता है होल्डिंग कंपनी। आपको जब भी होल्डिंग और सब्सिडी पढ़ो, दिमाग में ये पिक्चर एक क्लियर रखना कि एग्जांपल की, यू हैव टू अज्यूम दैट कि होल्डिंग कंपनी एक ए है जो कि ऊपर है, सब्सिडी कंपनी नीचे, ए ने बी के होल्ड किए होता है मोर देन 50% ऑफ शेयर्स, ठीक है, कंट्रोलिंग पावर शेयर्स। a company is a holding company in relation to one or more other companies, more other companies इसीलिए क्योंकि एक जो होल्डिंग कंपनी है जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर्स को होल्ड करे, ठीक है, वो 1 2 3 4 एन नंबर ऑफ सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को, एन नंबर ऑफ कंपनीज के शेयर्स को होल्ड कर सकती है, और सारी कंपनी उनका क्या बन जाती है, सब्सिडरी कंपनी, ऊपर वाली कंपनी का, ठीक है। इसमें एक और चीज यहाँ पर है, Section 287 defines subsidiary company in relation to any other company. That is to say, the holding company means a company in which the holding company controls the composition of board of director. देखो क्या हो जाता है, सब्सिडरी कंपनी यानी कि वो कंपनी जहां पर होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइज करता है, क्या एक्सरसाइज करता है, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि जो सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनका कंपोजिशन, उनको कैसे बनाना है, कितने डायरेक्टर होंगे, कौन रिटायर होगा, कौन अपॉइंट होगा, ये सारे के सारे पावर्स किसके पास होता है, होल्डिंग कंपनी के पास। या exercise or control more than one half of the total share capital either in its own or together with the one or more two of its subsidiary company, ठीक है। या तो फिर क्या हो जाएगा कि होल्डिंग कंपनी जो है सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करेगी, या इसके हाफ ऑफ दी शेयर्स, जितने भी शेयर्स हैं हाफ ऑफ दी शेयर से ज्यादा के शेयर्स को ये होल्ड करेगी टुगेदर, या तो वो खुद या फिर टुगेदर विद देयर सब्सिडरी, ठीक। Provided that such a class and classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subscribed beyond such a numbers as may be prescribed for the purpose of this section. A company shall be deemed to be for the purpose of this section, a company shall be deemed to be subsidiary company of holding company even if the control referred section 1 and 2 of another subsidiary company or holding company यहाँ पर एक उसने ये भी बताया कि लेयर्स इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी मीन्स है सब्सिडरी और सब्सिडरी। देखो लेयर का भी एक क्राइटेरिया होता है, जैसे कि ए है होल्डिंग बी की, ठीक है, ए होल्डिंग बी की है, लेकिन ए के भी खुद के भी शेयर्स एक सी कंपनी ने होल्ड करके रखे हैं, तो ये जो लेयर्स है पर्टिकुलर कितनी लेयर्स तक वो सब्सिडरी होगा ये डिफाइन इन द एक्ट है एज पर द प्रिस्क्राइब्ड एक्ट, जो एक्ट है उसको आपको उसके हिसाब से बताना है, ठीक। एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary of the company having such an influence and includes the joint venture of the company। देखो एसोसिएट कंपनी को आप सब्सिडरी कंपनी इसीलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर उन्होंने होल्डिंग ऑफ शेयर का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया, उन्होंने क्या बोला कि वन कंपनी हैविंग इन अनदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है वो नीचे डिफाइन है, means control of at least 20% of total voting power or control of participation in business decisions under an agreement, ठीक है। यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसने दूसरी कंपनी के 20% शेयर्स लिए हैं एटलीस्ट, ठीक है, एंड और वो भी कौन से शेयर्स, वोटिंग पावर्स वाले शेयर्स यानी कि इक्विटी शेयर्स, एंड कंट्रोल ऑफ अदर पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन एज अंडर एग्रीमेंट, या फिर उन्होंने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है कि हम आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे। देखो होल्डिंग और सब्सिडी के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें होल्डिंग को ऑटोमेटिकली राइट आ जाता है कि अगर उसने ऑलरेडी 50% से ज्यादा शेयर लिए हैं तो उसको राइट है
कि वो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करेगी, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, लेकिन एसोसिएट कंपनी में आपको ये सब चीज़ों एज ए बाय द एग्रीमेंट आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ असेस टू द कैपिटल, ठीक है। कैपिटल के अकॉर्डिंग शेयर्स कंपनीज के टाइम, लिस्टेड कंपनी जो कि आपकी कंपनी लिस्ट है, किसके हिसाब से, किसके पास, एनएससी बीएससी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्टेड है। एज पर द डेफिनेशंस गिवन सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इट इज एन कंपनी विच हैज एन सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे हैं, जिसमें रिकॉग्नाइज कुछ हैं, जिसमें कि फेमस अपन बोल सकते हैं कि एनएससी एंड बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर उस कंपनी का सिक्योरिटीज लिस्टेड है, ठीक है। अब सिक्योरिटीज इसने क्यों बोला, शेयर्स क्यों नहीं बोला, क्योंकि सिक्योरिटी टर्म इंक्लूड्स शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, ठीक है, प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर्स ऑल्स एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें उसमें रहती हैं। अनलिस्टेड कंपनी यानी कि कोई भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी कंपनी हो सकती है, बट ये है कि जो लिस्ट नहीं है वहां पर, किसके पास, एनएससी और बीएससी के पास। ये लिस्टेड कंपनीज और सिक्योरिटी टर्म आप सिक्योरिटीज एक्ट में भी पढ़ोगे, बट यहाँ पर अगर डिफाइन किया होगा तो भी पढ़ लेंगे। चलो डिफाइन नहीं है, लेकिन बता दूं कि सिक्योरिटीज एक वाइड टर्म है जिसमें कि शेयर्स, डिबेंचर सब चीजें आ जाती हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर शेयर लिखता तो सिर्फ इसमें शेयर्स के लिस्टिंग की बात होती, राइट। अदर कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी बोले तो government company means a company in which not less than 51% of paid up share capital is held by, उस पेड अप, उस कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कि हेल्ड किया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर। तो जो कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, एक ऐसी कंपनी जिसका 51% से ज्यादा लिया हुआ है, ठीक है। किसने लिया हुआ है, गवर्नमेंट ने। कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर दोनों ने मिलकर, ठीक है। किसका, लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल का। आपको शेयर कैपिटल के टाइप्स तो पता है ना। पहला शेयर कैपिटल का टाइप होता है अथराइज शेयर कैपिटल, जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है आरओसी के पास कि हम इससे ज्यादा शेयर्स इशू नहीं करेंगे, बट इट डजंट मीन कि आप अथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ा नहीं सकते, उसको भी आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो बाय अल्टरेशन ऑफ इन योर एमओए एंड एओए। एमओए और एओए में अल्टरेशन करने के बाद आप आपकी अथराइज शेयर कैपिटल को भी बढ़ा सकते हो, ठीक। दूसरा आपका आ जाता है पेड अप शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल में यानी कि अथराइज शेयर कैपिटल का कुछ हिस्सा जो कि आपने इशू किया हुआ है पब्लिक में टू सब्सक्राइब देयर शेयर्स, कि कंपनी और पब्लिक आपके शेयर सब्सक्राइब करे। अब जो आपने इशू किया जरूरी नहीं कि पूरा सब्सक्राइब हो, राइट। तो उसमें से जो पोर्शन सब्सक्राइब हुआ वो आपका कहलाता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, और जो नहीं सब्सक्राइब हुआ वो कहलाता है अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से आप करते हो कुछ कॉल्ड अप, ये कहानी मतलब इतनी शॉर्ट नहीं है जितना मैं बता रही हूँ, लेकिन समरी आप अगर बिल्कुल अलर्ट होकर सुनोगे तो आपको समझ में पूरी पिक्चर आ जाएगी। अथराइज शेयर कैपिटल जो आरओसी के पास है, अथराइज शेयर कैपिटल का कुछ हिस्सा जो आपने पब्लिक में इशू किया है, पूरा भी हो सकता है, इट्स ओके, पब्लिक में इशू किया है वो इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का कुछ हिस्सा जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, जरूरी नहीं आपने जितना इशू किया पब्लिक ने पूरा सब्सक्राइब कर लिया हो, राइट। तो इशूड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, दैट इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। उसके बाद सब्सक्राइब में से हम करते हैं कॉल्ड अप कि हमें अब इतना पैसा दो। आपने जो कॉल्ड किया वो कॉल्ड अप, जो आपने अभी तक कॉल नहीं किया वो नॉन कॉल, जो मैंने कहा था ना ₹2 हमने अभी तक कॉल नहीं किया था वो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल था, ठीक। उसके बाद कॉल्ड अप में से पब्लिक ने जो आपको पैसा दिया दैट इज कॉल्ड पेड अप, ठीक है। आपने कॉल किया अभी तक ₹8 में से हो सकता है कि ₹6 मिले हो, ₹2 एक और शेयर होल्डर ऐसा है जिसने अभी तक दिया ही नहीं, ठीक है। हम फिर फॉर फीचर ऑफ शेयर्स पढ़ते थे, बहुत लंबी कहानी है। कंपनीज एक्ट अपने आप में इतना बड़ा एक्ट है कि इसी पर मास्टरी करके आप अच्छे से अच्छा कमा सकते हो, नो डाउट इन दैट। सी मी टू ऑल्सो अ लर्नर इन अ न्यू स्टेज, है ना। तो भी इतना पैसा, जितना पैसा मुझे इस एक्ट में दिखता है ना, लिटरली बोल रही हूँ, मुझे फिलहाल क्योंकि मैंने बाकी एक्ट इतने पढ़े नहीं है अच्छे से, इसीलिए मुझे वहां नहीं दिखता, बट इस एक्ट में तो पैसा है, नो डाउट इन दैट। जितना खींचो उतना पैसा है, ठीक है। मैं भी फ्रेशर हूँ आपके साथ, मैं भी लर्न ही कर रही हूँ, ठीक है। मुझे खुद को अच्छा लगता है, तो ये एक्ट ऑफकोर्स आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट आप कंपनी में ही करोगे एज ए सीए बन के। अगर अपना प्रैक्टिस भी किया तो भी कंपनीज के लिए ही काम करोगे, राइट। तो ये वाला एक्ट आपके नस नस में बस जाना चाहिए, है ना। तो पेड अप शेयर कैपिटल मतलब वो जो कि पब्लिक ने आपको पे कर दी है। तो पेड अप शेयर कैपिटल का 51% अगर आप किसी गवर्नमेंट ने लिया है, सेंट्रल, स्टेट या फिर बोथ, तो आपकी वो वाली कंपनी कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी, ओके। अब अपना आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, जो सेक्शन 8 मैंने ऊपर बताया था कि वो कंपनी जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए की गई होती है, ठीक है। अच्छा, ऑलमोस्ट 1 आवर होने में है, तो ये अपने आप रिकॉर्डिंग बंद भी हो जाएगी, तो मैं अगला सेशन इसको जस्ट रिज्यूम करते हुए आगे से बढ़ा लूंगी, ठीक है।
Section 8 of the Companies Act 2013 deals with the formation of companies which are formed to promote the charitable object of commerce, art, science, sports, education, research, social, welfare, religion, charity, protection of the environment act. इन सारे पर्पस में से कोई भी आप अगर करते हो या इनको प्रमोट करने के लिए करते हो और उस पर्पस के लिए जो कंपनी बनाते हो, दैट इज योर सेक्शन 8 कंपनी. सच अ कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन, इस कंपनी का प्रॉफिट मेंबर्स में बांटा नहीं जाता. प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, आपका जो उद्देश्य है उसी में लगाया जाता है. एंड प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर, इस कंपनी के मेंबर्स को कोई डिविडेंड भी नहीं मिलता. नाम ही इसका चैरिटेबल है तो क्यों आप डिविडेंड और प्रॉफिट की लालच रखोगे, राइट? अच्छा, अब क्या हो जाता है, सेक्शन 8 कंपनीज के कुछ एग्जांपल्स ऊपर दिए हुए हैं, नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया एक्सेट्रा. पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू द लाइसेंस, अब बस जो सेक्शन 8 कंपनी है वो आरओसी के हिसाब से, मतलब कंपनीज एक्ट उस पर एप्लीकेबल होगा, नो डाउट इन दैट, लेकिन सिर्फ आरओसी का नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस इशू करवाना पड़ता है. सेक्शन 8 अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच अ पर्सन और एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन as a company with a limited liability without the addition of the word limited or private limited to its name by issuing license on such a condition as its deem fit. ठीक है, अगर आपने सारी कंडीशन फॉलो करते हुए चैरिटेबल पर्पस को कंपनी बनाने के लिए आपने अप्लाई किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको वो लाइसेंस देगा. ठीक है, और इसमें आपको इस कंपनी के आपको एंड में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है. The registrar on the application registers such a person or association person as a company under this section. ठीक है, रजिस्ट्रार ही इसको रजिस्टर करेगा, बट आपको आरओसी ही रजिस्टर करेगा, बट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस भी लगेगा. ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी शैल एंजॉय सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन एज ए लिमिटेड कंपनी. ठीक है, इसमें सारे आपको जो प्रिविलेजेस हैं अपन बोल सकते हैं कि वैसे ही मिलेंगे जैसा कि आपको लिमिटेड कंपनी में मिलते थे, मतलब ऐसा हम नहीं बोल सकते कि अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगा पार्टनरशिप की तरह. Revocation of license. The central government may by order revoke the license of the company where the company contravenes any of the requirement of the condition of the section. इस sections में जो भी conditions बताई हुई हैं, देखो आपको इसमें एक्ट में इतनी डिफाइन नहीं है, एज पर योर सिलेबस ही डिफाइन है, बट अगर हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 में तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस है कि आपको क्या क्या फॉलो करनी है. अगर आपने कोई भी कंडीशंस को ब्रीच किया, कंट्रावेस किया उसको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो लाइसेंस आपसे रिवोक कर लेती है, छीन लेती है. ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर द लाइसेंस इज रिवोक्ड, where the central government may in the public interest order the company registered under this section should be amalgamated with another company registered under this section having similar object. देखो होता क्या है, इस कंपनी को एकदम से भी बंद नहीं किया जाता था क्योंकि इसका जो पर्पस है दैट इज चैरिटेबल पर्पस. ठीक है, चैरिटेबल पर्पस वाली कंपनी को हम एकदम से अगर बंद कर देंगे तो इससे ऑलरेडी बहुत सारे लोग बेनिफिट्स हो रहे हैं, राइट? उनका एकदम से बेनिफिट रोकना गलत हो जाता है. तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, अगर पब्लिक का इंटरेस्ट इस कंपनी में है, मतलब कि पब्लिक हित में, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ऑर्डर द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शुड बी अमलगमेटेड विद अनदर कंपनी. कंपनी क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इस कंपनी को दूसरी कंपनी में अमलगमेट कर देती है. ठीक है, अमलगमेशन मर्जन के सेक्शन 230 से लेकर 240 तक की पूरी लंबी कहानी है जो कि हम पढ़ेंगे, बट वो आपको अभी नहीं है, फाइनल में या फिर इंटर में है. अनदर कंपनी रजिस्टर्ड दिस सेक्शंस इन्वॉल्विंग सिमिलर ऑब्जेक्ट. ठीक है, जिनका सेम ऑब्जेक्ट होता है उसमें इसको अमलगमेट कर दिया जाता है. पेनल्टी पनिशमेंट्स इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी. ये कंपनी के कुछ पॉइंट्स हैं. फॉर्म्ड फॉर द प्रमोशन एंड कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन, ये वाले टर्म्स के लिए ही अपन ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं. रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम शेयर कैपिटल डज नॉट अप्लाई. ठीक है, यूजेस इज प्रॉफिट ऑफ द प्रमोशन ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर्म्स, आपने जो प्रॉफिट कमाया है, जो ऑब्जेक्ट आपका है, कंपनी का जो उद्देश्य है, उसी में आपको खर्च करना पड़ेगा. डज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड टू मेंबर, ऑपरेट अंडर स्पेशल लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, नीड नॉट यूज द वर्ड लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड. जैसे पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी या फिर अपने आगे लिमिटेड वर्ड लगाती है, पब्लिक कंपनी भी लगाती है लिमिटेड वर्ड. ठीक है, और प्राइवेट कंपनी जैसे प्राइवेट लिमिटेड लगाती है, तो इन कंपनीज को वो वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है. लाइसेंस रिवोक्ड विद द कंडीशन कंट्रोवर्स. ठीक है, लाइसेंस आपका छीन लिया जाएगा अगर आप क्या करते हो, इसका कोई भी कंडीशंस को ब्रेक करते हो तो. ऑन रिवोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट इनटू, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसका स्टेटस, मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उस कंपनी का लाइसेंस ले लिया तो फिर उसका स्टेटस भी चेंज कर सकती है या फिर उसका नेम भी चेंज कर सकती है, उस कंपनी को वाइंडिंग अप भी कर सकती है या फिर दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेट कर सकती है. ठीक है, वो जो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को इन द पब्लिक इंटरेस्ट लगेगा कि पब्लिक को हित को ध्यान में रखते हुए क्या सुटेबल लग रहा है, वो सारी चीजें की जाएगी. ठीक है, सो हम ये वाला टॉपिक अभी यहीं ओवर करते हैं, इसके आगे का मैं कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक्ड इट
एंड प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा सो दैट मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ, आपके लिए कुछ और बेस्ट दे पाऊँ। सी आई एम ट्राइंग फॉर योर बेस्ट एंड माई बेस्ट ऑल्सो, बट फिर भी आपको जो भी ठीक लगता हो प्लीज़ मैंशन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसन केयरफुली एंड आई होप कि आपको ये रिविजन में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। थैंक यू सो मच।